हरिहरपुर नाम के एक छोटे से गांव में बलदेव नाम का एक गरीब किसान रहता था। बलदेव का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके घर के पास एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसे ही बलदेव अपनी माँ मानता था। उस बुढ़िया का भी कोई अपना नहीं था, इसलिए वो बलदेव को ही अपना बेटा मानती थी। दोनों काफी मिलजुल कर रहा करते थे। बुढ़िया चाहती थी कि बलदेव का विवाह जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन बलदेव की गरीबी की वजह से कोई भी अपनी बेटी का विवाह उससे करवाने को तैयार नहीं होता था। दूसरी बात ये थी कि बलदेव बहुत ही सीधा था। एक दिन बुढ़िया के दरवाजे के सामने एक सुंदर औरत बैठी थी। ना जाने क्या सोच रही थी। जब बुढ़िया ने उस औरत को देखा तो वो सोचने लगी, ये औरत मेरे घर के आगे क्यों बैठी है? आज से पहले तो मैंने इसे कभी नहीं देखा। लगता है रास्ता भटक गई है। मुझे इसे मालूम करना चाहिए, आखिर ये है कौन? बेटी, तू ऐसे क्यों बैठी है? हाँ, तुम किसी की राह देख रही हो क्या? वो औरत बुढ़िया की बात का जवाब नहीं देती। दरअसल वो औरत बहुत ही भुलक्कड़ थी। वो इस बात को भी भूल चुकी थी कि उसकी शादी हो चुकी है। हालांकि वो बेवकूफ तो नहीं थी, लेकिन उसके माथे का सिंदूर देखकर ये मालूम होता था कि वो शादीशुदा है। किसी गहरे सदमे की वजह से वो पागल हो गई थी। बुढ़िया उस औरत को इस तरह खामोश देखकर सोचने लगती है, इस औरत को अपने पति का भी ख्याल नहीं। क्यों ना मैं इसका विवाह बलदेव से करवा दूं। इसे तो बस इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि यही तुम्हारा पति है। बुढ़िया उस औरत से दोबारा सवाल करने लगती है। बुढ़िया की बात सुनकर वो औरत रोने लगती है। उसे देख बुढ़िया बोलती है, अरे बेटी, तू रो मत। मैं तुझे तेरे पति के पास ले चलती हूँ। तेरा पति तेरा इंतजार कर रहा है। बुढ़िया किसी तरह बहला फुसला कर उस औरत को बलदेव के घर ले गई। फिर बुढ़िया उस औरत से कहने लगी, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? माँ जी, मुझे नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। कोई बात नहीं बेटी, आज से तेरा नाम कविता है। अब से मैं तुझे कविता कहकर पुकारूंगी। तू थक गई होगी ना, जाकर थोड़ा आराम कर ले। बुढ़िया के कहने पर कविता चारपाई पर जाकर लेट जाती है। फिर बुढ़िया बलदेव से कहती है, बेटा, ये बहुत ही बेवकूफ औरत है। इसे कुछ भी याद नहीं कि ये कौन है, कहाँ की रहने वाली है। मैं चाहती हूँ कि तू इससे विवाह कर ले। अम्मा, मैं इससे विवाह कैसे कर सकता हूँ? ये तो देखने में शादीशुदा सी लग रही है। इसके साथ धोखे से शादी करना ठीक नहीं होगा। अगर इसका पति इसे खोजते हुए आ गया तो वो तो इसे अपने साथ ले जाएगा। इसीलिए मेरा इस औरत से विवाह करना सही नहीं रहेगा। मैं इसके घर का पता लगाकर इसे वापस भेज दूंगा। बलदेव, तू फिजूल की बातें मत कर। अरे औरत के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। मैं एक औरत हूँ। मुझे औरत के बारे में अच्छी तरह से पता है। ये औरत ना तो किसी की पत्नी है और ना ही अभी तक इसका विवाह हुआ है, बल्कि ये बिल्कुल कुंवारी है। बस इसमें एक ही कमी है कि ये बेवकूफ है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इससे विवाह कर लो। ये तुम्हारे घर का काम भी करेगी और तुम्हारा सहारा भी बनेगी। अम्मा, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इस औरत से शादी करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका पति जरूर इसे ढूंढने आएगा। मैं देखूंगा कि इसे खोजने के लिए कोई आता है या नहीं। अगर कोई नहीं आएगा तब मैं इससे विवाह कर लूंगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम अपनी तसल्ली के लिए 1 महीने तक देख लो। अगर कोई आता है तो ठीक है, वरना तुम इससे विवाह कर लेना। बलदेव ने 1 महीने तक इंतजार किया। जब कोई भी आदमी उस औरत को ढूंढता हुआ नहीं आया तो बलदेव ने उससे विवाह कर लिया। एक ही साल में बलदेव के यहाँ पर एक पुत्र पैदा हुआ और फिर दूसरे साल दूसरा पुत्र पैदा हुआ। हालांकि वो औरत अपने बच्चों को देखकर खुश नहीं थी। दोनों बच्चों का पालन पोषण बुढ़िया को ही करना पड़ता था। एक दिन बलदेव बुढ़िया से कहता है, अम्मा, आखिर ऐसी क्या वजह है जो कविता हर वक्त उदास रहती है? ना तो ये कुछ बोलती है और ना ही कुछ बताती है। बस
सारा दिन घर के दरवाजे पर ही खड़ी रहती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। ऐसा नहीं है, दिल बहलाने के लिए दरवाजे पर खड़ी हो जाती हूँ। बुढ़िया इधर उधर की बातें बताकर बलदेव को बहका देती है, लेकिन बुढ़िया को अच्छी तरह पता था कि ये औरत किसी और की पत्नी है और आज भी किसी की राह देखती रहती है। कविता की ये हालत देखकर बुढ़िया सोचने लगी, इस औरत से खेतों का काम लेना चाहिए। ये घर में रहती है इसलिए उदास हो जाती है। जब ये काम काज में लग जाएगी तो अपने पहले पति को भी भूल जाएगी। ये सोचकर बुढ़िया बलदेव से बोलती है, बेटा तू कविता को अपने साथ खेत पर ले जाया कर। ये वहाँ तेरे साथ रहेगी तो इसका मन बहल जाया करेगा। बुढ़िया ने कविता को बलदेव के साथ खेतों में भेजना शुरू कर दिया। अब कविता बलदेव के साथ खेतों में काम करने लगी, लेकिन अब भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन जब बलदेव और कविता खेत में काम कर रहे थे तो एक आदमी 9 साल के बच्चे के साथ कुछ खोजता हुआ गांव में आया। बलदेव की पत्नी उस आदमी की तरफ ध्यान से देख रही थी। उस आदमी को भी कुछ शंका हुई तो वो बलदेव के खेतों में चला गया। कविता उस आदमी को देखते ही उससे लिपट गई। कभी वो बच्चे को चूमती तो कभी उस आदमी से लिपट जाती। बलदेव बस खड़े खड़े ये सब देख रहा था। उस आदमी के आने से कविता की याददाश्त भी वापस आ चुकी थी। फिर वो बलदेव की तरफ देखकर कहती है, ये मेरा पति है और ये मेरा बेटा है, लेकिन तुम कौन हो? ये सब बातें मैं तुमको क्यों बता रही हूँ? मैं भी कितनी पागल हूँ, अपनी बातें दूसरों से कहने लगती हूँ। कविता उस आदमी के साथ चली जाती है और बलदेव उसे देखता ही रह जाता है। उस औरत को याद ही नहीं था कि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बलदेव उससे कुछ भी ना कह सका। बलदेव अपने घर जाता है और बुढ़िया से कहता है, अम्मा, जिस बात का डर था वही हुआ। वो औरत शादीशुदा निकली, उसका दिमाग फिर गया था, इसीलिए वो सब कुछ भूल गई थी। आज एक आदमी एक बच्चे के साथ आया था, वो उसका पति था। अपने पति और बच्चे को देखते ही उसकी याददाश्त वापस लौट आई और वो मुझे भूल गई। वो उस आदमी के साथ चली गई और मैं उसे देखता ही रह गया। अब मैं क्या करूं अम्मा? अपने आप को संभालूं या इन बच्चों को? अपनी पत्नी को भूल पाना मेरे लिए आसान नहीं है। तुमने उसे जाने क्यों दिया? रोका क्यों नहीं? उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो मैं क्या कर सकता था? अब तुम उसे भूल जाओ और इन बच्चों का पालन पोषण करो। ये बच्चे बड़े होकर तुम्हारा सहारा बनेंगे। नहीं अम्मा, मैं उसे नहीं भुला सकता। बिना पत्नी के आदमी का जीवन बिल्कुल अधूरा होता है। जब तक मैं उस औरत से दूर था तब तक सब ठीक था, लेकिन अब मेरी हालत उस मछली जैसी हो गई है जिसे पानी से बाहर निकाल दिया गया हो। बलदेव को अब भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो ज्यादातर उदास ही रहता। एक दिन वो घर से निकला और कहीं चला गया, वापस लौट कर ही नहीं आया। बुढ़िया ने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। अब तो दोनों बच्चों की जिम्मेदारी बुढ़िया के ऊपर आ गई। उन दोनों बच्चों को देखकर बुढ़िया खुद से कहने लगी, ना मैं उस औरत को घर लाती और ना ही ये दिन देखना पड़ता। बलदेव कितना आज्ञाकारी था, मेरी सेवा अपनी माँ की तरह करता था, मगर वो औरत उसे बावला बनाकर चली गई। अब मैं बूढ़ी औरत इन दोनों बच्चों का देखभाल कैसे करूंगी? बुढ़िया ने दोनों बच्चों को माता पिता की तरह पाला। समय बीतने के साथ साथ दोनों बच्चे बड़े हो गए। बुढ़िया अक्सर उन्हें समझाती, मेरे बच्चों, तुम अपनी जिम्मेदारियां संभालो। मेरे बूढ़े शरीर का कुछ भरोसा नहीं कि कब मेरी सांस निकल जाए। बुढ़िया के कहने पर दोनों लड़कों ने घर का सारा काम संभाल लिया। बड़े भाई का नाम धनिया और छोटे भाई का नाम बथुआ था। एक दिन बुढ़िया के घर एक औरत आई और वो बुढ़िया से बोली, काकी, आपको अब बथुआ और धनिया का विवाह कर देना चाहिए, जिससे आपको घर के काम से राहत मिल जाए। सोच तो मैं भी यही रही थी, लेकिन जब बलदेव के बारे में सोचती हूँ तो मन उदास हो जाता है।
जब मैंने बलदेव का विवाह करवाया था तो मैं बलदेव से हाथ धो बैठी थी। बलदेव आज तक वापस लौट कर नहीं आया और ना ही उसका कुछ पता चला। पता नहीं वो जिंदा है या मर गया। इतना कहकर बुढ़िया बलदेव की याद में रोने लगती है। किसी तरह उस महिला ने बुढ़िया को चुप कराया और फिर वो अपने घर चली गई। बुढ़िया ने कभी भी धनिया और बथुआ के सामने उनके विवाह की बात नहीं की कि दोनों भाई कभी-कभी बेवकूफी भरी हरकतें भी करते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि पड़ोस में रहने वाले हरिया का लड़का सोम अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल गया है, तो उन्होंने भी ये फैसला किया कि हम भी अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाएंगे। अगले दिन दोनों बुढ़िया से कहने लगे, माँ हमें बताओ हमारी ससुराल कहाँ है? कल हम ससुराल जाएंगे अपनी पत्नियों को लेने। क्या पत्नियों को लेने? क्यों बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो? अभी तक तो तुम दोनों का विवाह ही नहीं हुआ, तो फिर पत्नी कहाँ से लाओगे? हमें बेवकूफ मत समझो, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। सुबह सुबह सोम अपने ससुराल गया है अपनी पत्नी को लाने के लिए। उसका विवाह भी अभी नहीं हुआ है। आदमी जब अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जाता है तभी तो उसका विवाह होता है। अरे बेवकूफों, सोम का विवाह हुए 8 साल हो चुके हैं। अब जाकर उसकी पत्नी सयानी हुई है, इसलिए वो उसे लेने ससुराल गया है। जब तुम दोनों का विवाह हो जाएगा तो तुम भी अपनी पत्नी को लेने चले जाना। माँ हमें बहकाने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप नहीं चाहती कि हम दोनों ससुराल जाएं और अपनी पत्नी को लेकर आएं। अरे तुम दोनों बावले हो गए हो, तुम्हारी अकल घास चढ़ने चली गई है। चुपचाप जाकर अपना काम करो, मैं जल्दी ही तुम दोनों का विवाह करवा दूंगी। अब जाकर खेतों में काम करो, चलो जाओ। दोनों भाई चले गए, मगर उन्हें लग रहा था कि उनकी माँ उनके साथ कुछ धोखा कर रही है। धनिया हमारा विवाह कहीं ना कहीं तो जरूर हुआ है, लेकिन माँ बता नहीं रही हैं। शायद उन्हें हमारी बहुओं से खतरा है, क्योंकि वो अकेले अकेले घर में दूध दही खाती रहती हैं। हम दोनों तो उसके नौकरी हैं। अगर घर पर बहू आ गई तो माँ को उन्हें भी खाना देना पड़ेगा। तुम सही कहते हो, माँ नहीं चाहती कि हम ससुराल जाकर अपनी पत्नी को लेकर आएं। दोनों भाई एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी गांव का एक आदमी उन दोनों के पास आया। दोनों भाइयों को उदास देखकर वो उनसे बोला, क्या बात है भाइयों, तुम दोनों इस तरह उदास क्यों बैठे हो? काका देखो ना, माँ हमें ससुराल नहीं जाने दे रही। नंदराम अच्छी तरह जानता था कि दोनों भाई अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं। वो बात बनाते हुए कहने लगा, बेटा वो बुढ़िया तुम्हारी अपनी माँ नहीं है। अगर अपनी माँ होती तो उसे तुम दोनों की चिंता होती, अपनी बहुओं की चिंता होती, लेकिन वो तो तुम दोनों को नौकर बनाकर काम लेती है। दोनों भाई नंदराम की इन मक्कारी भरी बातों में फंस गए और दोनों भाइयों ने ठान लिया कि वो अपनी पत्नी का पता जरूर लगाएंगे। भैया हम अपनी पत्नियों का पता जरूर लगाएंगे, लेकिन पहले माँ से बात कर ली जाए कि वो हम दोनों के ससुराल के बारे में हमसे क्या छुपा रही हैं। जब वो हमारी माँ नहीं है तो हमारे ऊपर बोझ बनकर क्यों बैठी हुई हैं। दोनों घर गए और बुढ़िया से बोले, माँ हमें पता चल चुका है कि तुम हमारी अपनी माँ नहीं हो। तुम तो हमारी मेहनत पर राज करती हो। कौन कहता है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? किसी ने उकसाया है। उकसाने वाले ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला है। अपने बच्चों की तरह पालकर आपने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। आप हमें बता दो कि आपने हमारा विवाह कहाँ पर किया है। बुढ़िया आंखों में आंसू भरकर अपने घर चली गई और सोचने लगी, मैंने दोनों बच्चों का पालन पोषण करने के लिए बेकार में ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज मुझे अपनी गलती पर अफसोस हो रहा है। मैंने कितने लाड प्यार से उन दोनों की परवरिश की थी और उसके बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ ताने कि मैं उनकी मेहनत की कमाई पर राज करती हूँ।
बुढ़िया ना जाने क्या क्या सोच रही थी। उधर दोनों भाई बहुत खुश थे। चलो अच्छा हुआ बला टली, बैठे बैठे खाती थी और हमसे जानवरों की तरह मेहनत करवाती थी। जब मेहनत करेगी तो अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन भैया, वो हमारे ससुराल के बारे में तो कुछ भी बता कर ही नहीं गई। अब हम अपनी पत्नियों के बारे में कैसे पता करेंगे कि वो कहाँ पर रहती हैं? बथुआ, अब हम उस बुढ़िया के पास नहीं जाएंगे। जो कुछ भी करना है वो हमें खुद ही करना होगा। अब हम किसी नगर में चलकर कोई काम करेंगे और वहीं पर बस जाएंगे और उधर ही हम अपना विवाह कर लेंगे। दोनों भाइयों के पास थोड़े से धन थे जो उन्होंने अपनी फसल बेचकर कमाया था। उस धन को लेकर दोनों दूसरे नगर की ओर चल पड़े। चलते चलते उन्हें सुबह से रात हो गई, मगर उन्हें कोई भी नगर दिखाई नहीं दिया। उन्हें तो खुद भी नहीं पता था कि उन्हें कहाँ जाना है। वो पहली बार अपने घर से निकले थे, इसलिए किसी से भी पूछने में शर्माते थे। चलते चलते वो एक गांव में पहुंच गए। उस गांव में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। बथुआ बूढ़े आदमी से बोला, हम परदेसी हैं, क्या इस गांव में ठहरने के लिए कोई जगह मिल सकती है? गांव के भीतर मुसाफिरों के ठहरने की कोई जगह नहीं है, लेकिन गांव से बाहर एक पुराना घर है जहां कोई नहीं रहता, मगर राहगीर अक्सर वहीं रुकते हैं। हाँ, ध्यान रखना, वहां रात गुजारना आसान नहीं है। चोर लुटेरे भी वहीं आकर डेरा डालते हैं और बेखबर मुसाफिरों को ठग लेते हैं। कई बार आधी रात को उनका सामान गायब हो जाता है। तुम दोनों नए हो और भोले भी लगते हो, इसीलिए पहले ही समझा देता हूँ, अगर पास कोई कीमती चीज है तो सतर्क रहना। रात को बारी बारी से सोना, एक सोए और दूसरा सामान की रखवाली करे। अच्छा किया बाबा, जो आपने हमें बता दिया। अब हम वहाँ पर चौकन्ने रहेंगे। दोनों भाई गांव के बाहर बने हुए उस घर में जा पहुँचे। दो आदमी वहाँ पर पहले से ही सोए हुए थे। बथुआ अपने बड़े भाई से कहता है, धनिया भैया, तुम सामान की रखवाली करो और मैं सो जाता हूँ। बथुआ, तू तो बड़ा चालाक बनता है। अरे मैं भी तो तेरे साथ चलते चलते थक गया हूँ। बड़ा भाई होने के नाते मैं पहले आराम करूँगा और तुम सामान की रखवाली करो। दोनों भाइयों की बेवकूफी भरी बातें सुनकर वहाँ मौजूद दोनों आदमियों में से एक कहने लगा, अरे भाई, क्या तुम दोनों को भी वो बूढ़ा आदमी मिला था? उसने हम दोनों से भी यही कहा था कि घर में चौकन्ने होकर सोना। हालांकि अभी तक यहाँ पर कोई चोर या बदमाश दिखाई नहीं दिया। वैसे भी चोर बदमाश आधी रात में ही आते हैं। अभी हम सब आराम कर लेते हैं। अरे नहीं, हम आराम नहीं कर सकते। हम में से एक सोएगा और दूसरा जागेगा। भाई, इस तरह से तो बहुत परेशानी हो जाएगी। हम 4 लोग हैं, इसीलिए हम दोनों सो जाते हैं। तुम दोनों भाई आधी रात तक पहरा दो। आधी रात के बाद तुम दोनों सो जाना, फिर हम दोनों पहरा देंगे। हमारे पास बहुत सामान है। ये देखो, ये हमारी बड़ी बड़ी पोटलियां। दोनों भाइयों ने देखा कि उन दोनों राहगीरों के पास बहुत ज्यादा सामान था। फिर दूसरा आदमी कहने लगा, तुम दोनों में से ज्यादा सामान हमारे पास है, इसीलिए हमारा एक दूसरे पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। तुम दोनों अभी हमारे सामान की रखवाली करो। आधी रात के बाद हम तुम्हारे सामान की रखवाली करेंगे, क्योंकि आधी रात के बाद ही चोरों का हमला होता है। फिर सुबह होने पर हम अपने अपने सामान को लेकर सफर पर रवाना हो जाएंगे। इतना कहकर वो दोनों राहगीर सो गए और दोनों भाई जागकर पहरा देते रहे। आधी रात में दोनों भाइयों ने उन दोनों राहगीरों को जगा दिया और फिर राहगीर उन दोनों भाइयों से बोले, अब तुम दोनों आराम से सो जाओ, तुम्हारे सामान की निगरानी हम करेंगे। दोनों भाई बेखबर होकर सो गए। अब वो नींद में अपने विवाह के सपने देखने लगे। सुबह होने पर बथुआ की आंख खुली तो उसने देखा कि उनका थैला वहाँ नहीं है।
लेकिन उन दोनों राहगीरों के बड़े बड़े थैले वहाँ पर मौजूद थे। उसने जल्दी से धनिया को जगाया और उससे खुश होते हुए कहने लगा, धनिया भैया देखो, वो राहगीर तो बड़े ही बेवकूफ निकले, अपने बड़े बड़े थैले यहीं पर छोड़ गए और हमारा छोटा सा थैला लेकर चले गए। उन दोनों राहगीरों की मूर्खता पर दोनों भाई हंसने लगे, लेकिन जब उन्होंने उनके थैले खोलकर देखा तो उनका सिर चकरा गया। उनके थैले में कूड़ा करकट भरा हुआ था, जबकि बथुआ और धनिया के थैले में पैसे और खाने का सामान था। दोनों भाई बुरी तरह से लुट चुके थे। दोनों भाई अपनी बेवकूफी पर बड़े दुखी हुए। बथुआ अपने भाई से बोला, भैया हमें किसी गांव में चलकर कोई काम धंधा खोजना चाहिए ताकि हमारे भोजन का इंतजाम हो सके। तुम ठीक कहते हो बथुआ, अब हमें जल्दी से जल्दी कोई काम तलाश कर लेना चाहिए। दोनों भाई काम की तलाश में निकल पड़े। काम तलाश करते करते वो एक गांव में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि घर के पास दो खूबसूरत जवान लड़की आपस में बात कर रही थी। दोनों भाई छुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगे। बहन, मेरे विवाह को 4 साल हो गए, लेकिन मेरा पति मुझे लेने ही नहीं आया। पता नहीं वो जिंदा है या नहीं। उन्होंने तो मेरी कोई खोज खबर ही नहीं ली। बहन, मेरी हालत भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही है। मेरे विवाह को भी 6 साल हो गए हैं। मेरे पिता तो उनके गांव जाकर भी आए हैं, लेकिन वहाँ तो ताला लटका हुआ था। वो लोग जीवित हैं या मर गए ये भी नहीं पता चला। मेरा जीवन भी नर्क बना हुआ है। दोनों भाई दोनों लड़कियों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। फिर धनिया बथुआ से कहता है, बथुआ, एक लड़की के पीछे तू चला जा और दूसरी लड़की के पीछे मैं चला जाता हूँ। ध्यान रहे, इनका पीछा करके हमें सिर्फ इनका घर देखना है, इसके घर जाना नहीं है। कुछ देर बात करने के बाद दोनों लड़कियां अपने घर जाने लगी। दोनों भाई उन दोनों लड़कियों के पीछे पीछे उनके घर देखने चल पड़े। दोनों भाइयों ने लड़कियों का घर देख लिया। दोनों लड़कियां बहुत ही गरीब परिवार से थी। भैया, हमने इन दोनों लड़कियों का घर देख तो लिया, लेकिन अब हम इनके घर कब जाएंगे? पहले हमें थोड़ा धन कमाना होगा, जिससे हम इनके लिए कुछ ले जा सकें। दोनों भाई रोजगार की तलाश के लिए आगे बढ़ गए। चलते चलते वो एक किसान के घर पहुंचे। किसान को जब पता चला कि दोनों भाई रोजगार की तलाश में हैं, तो उसने सोचा, इन्हें खेत में मजदूरी करने के लिए रख लेना चाहिए। खूब मेहनत करवाऊंगा। मैं तुम्हें काम पर रखने को तैयार हूँ, लेकिन काम मेहनत और लगन से करना होगा। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हमें रोज की रोज मजदूरी मिल जानी चाहिए। अरे बड़े बेवकूफ आदमी हो, रोज पैसे लेकर तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें सुबह शाम का भोजन तो दे ही दिया करूंगा। अगर तुमने पैसे इधर उधर रख दिए या कोई चुरा कर ले गया तो क्या करोगे? इसीलिए महीने में एक ही बार पैसे ले लेना। नहीं, तब तो हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे। रोज पैसे दोगे तभी हम यहाँ काम करेंगे। किसान की पत्नी बहुत ही चालाक थी। वो जल्दी से बोली, तुम दोनों को रोज मेहनत के पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर उन्हें साथ लेकर काम पर गए और कहीं गिर गए तो ढूंढते फिरोगे। इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपने सारे पैसे मेरे पास जमा कर दिया करो। जब यहाँ से जाना हो तब ले जाना। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम पर हमें भरोसा है, मगर इस आदमी पर जरा भी विश्वास नहीं है। अब तुम खेतों में जाकर काम करो। शाम को तुम्हें पैसे दे देंगे और उन पैसों को मेरे पास जमा कर देना। अब दोनों भाई रोज किसान के खेतों में काम करते और शाम को एक एक चांदी का सिक्का पाते। वो सिक्के रोज किसान की पत्नी के पास जमा कर देते। असल में किसान के पास बस 2 ही सिक्के थे, जिन्हें वो सुबह पत्नी से लेकर शाम को फिर से उन दोनों भाइयों को दे देता था। उन दोनों को लगता था कि उन्हें रोज मजदूरी मिल रही है। इस तरह 1 महीना बीत गया। एक दिन किसान अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। तभी बथुआ की नींद खुली और वो चुपके से उनकी बातें सुनने लगा। परसों सुबह ये दोनों मजदूरी करके यहाँ से चले जाएंगे, मगर जाने से पहले वो मुझसे अपना धन मांगेंगे, जबकि आपको तो पता है कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है।
बस वही 2 चांदी के सिक्के थे जिन्हें हम हेरा फेरी करके उन्हें अब तक बेवकूफ बना रहे थे। परसों जब वो मुझसे पैसे मांगेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? अरे भाग्यवान, तुम भी बड़ी बेवकूफ हो, समझदारी से काम नहीं करती हो। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। कल तुम रात के समय चोर चोर कहकर चिल्लाने लगना। उन दोनों को लगेगा कि हमारे घर में चोर घुस आया है, और फिर तुम उनसे कहना कि चोर हमारे घर से सब कुछ चुरा कर ले गया और उन लोगों के पैसे भी चोरी हो गए। दोनों पति पत्नी की बात सुनकर बथुआ अपने भाई को उठाकर उसे सारी बात बताता है। ये तो हमारी 1 महीने की मेहनत हड़पने की बात कर रहे हैं। अब की बार हम लूट नहीं सकते, हमें कुछ करना होगा। दोनों भाई चुपके से किसान की गाय खोलते हैं और उसे अपने साथ लेकर चल देते हैं। सुबह किसान ने देखा कि उनकी गाय गायब है तो वो सिर पकड़कर बैठ जाता है। उसे समझ आ गया कि दोनों भाई उसकी गाय लेकर चले गए हैं। उन दोनों ने उस गाय को 200 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। फिर धनिया बथुआ से कहने लगा, तुम जिस लड़की का घर देखकर आए थे उसके घर चले जाओ, और मैं जिस लड़की का घर देखकर आया था मैं उसके घर चला जाऊंगा। इसके बाद दोनों भाई बाजार गए, कुछ कपड़े और मिठाइयाँ खरीदी। फिर वो दोनों उस लड़की के घर गए। बथुआ ने उस लड़की के घर पहुंचकर उसके माता से कहा, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं? बथुआ की बात सुनकर लड़की की माँ बोली, बेटा, तुम्हें नहीं पहचानूंगी तो किसे पहचानूंगी? तुम हमारी बेटी के पति हो। मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। बेटा, मेरी बेटी का ख्याल रखना। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को रानी बनाकर रखूंगा। अपनी पत्नी को लेकर बथुआ अपने घर की ओर निकल पड़ा। बड़ा भाई भी अपनी पत्नी को लेकर आ गया। रास्ते में बथुआ अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो, मैं तुम्हें किसी तरह के धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा वो वाला पति नहीं हूँ जो तुमसे विवाह करके तुम्हें भूल गया है। हम जानते हैं कि आप हमारे पहले वाले पति नहीं हो। आप वही हो जो घर के पास खड़े होकर हमारी बातें सुनकर हमारे पीछे पीछे आए थे। तभी हमें यकीन हो गया था कि हमारे असली पति चाहे आए या ना आए, मगर आप जरूर आएंगे। हम अपनी मर्जी से आपके साथ आए हैं। अब आप ही हमारे पति हैं। जब दोनों भाई अपनी पत्नियों को लेकर घर पहुँचे तो वहाँ कोई नहीं था। पत्नियों को देखकर बुढ़िया बहुत खुश थी, मगर पास आकर अचानक उदास होकर लौट गई। ये देखकर बथुआ की पत्नी समझ गई कि जरूर कोई बात है जो बुढ़िया घर में नहीं आई। हम आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक कि आपकी माँ हमें घर में प्रवेश ना करवाए। बथुआ समझ गया कि उसकी पत्नी बहुत ही चतुर है। इसके बाद वो बुढ़िया के पास गया और उससे कहने लगा, माँ, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुमसे अशब्द कहे, मगर उस वक्त हम दोनों भाई बेवकूफ थे, पागल थे। लेकिन अब हमें सब कुछ समझ आ चुका है कि तुम ही हमारी असली माँ हो। बुढ़िया बेचारी ममता की भूखी थी। उसने तुरंत ही दोनों को माफ कर दिया और उनके घर चली गई। दोनों बहुओं को देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और फिर पूरा परिवार सुखमय जीवन बिताने लगा।